साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर। साथियों पिछली क्लास में हमने बात की थी व्यक्तित्व के शारीरिक संरचना पर आधारित किए गए वर्गीकरण पे, जहाँ पे दो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर विभाजित किया है, उनको हमने समझा था सेल्डन और क्रेस्मर का वर्गीकरण। साथियों इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकार उपागम में ही मनोवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित करने का प्रयास किया है। साथियों इसमें पहला नाम आता है जुंग का, जो सिगमंड फ्राइड के शिष्य रहे हैं। जुंग ने व्यक्तित्व को दो प्रकार का माना है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जुंग का मानना है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें से कुछ अंतर्मुखी होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कम सामाजिक होते हैं, आवश्यकता होने पर ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा इंट्रोवर्ट या फिर अंतर्मुखी। जुंग ने कहा कि व्यक्तित्व का एक दूसरा प्रकार होता है जो अंतर्मुखी के विपरीत होता है, उसको कहा उन्होंने एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में इन्होंने कहा कि ये जो व्यक्तित्व होता है साथियों, ये होता है सामाजिक होता है, खुशमिजाज हो जाता है, बहुत सारे लोग इसके दोस्त होते हैं, आवश्यकता नहीं होने पर भी विचारों की अभिव्यक्ति करता है, और ये थोड़ा क्रोधी होता है, किसी भी आवश्यकता होने पर विरोध भी प्रदर्शित करता है। तो इस तरह के सामाजिक व्यवहार वाले व्यक्तियों को उन्होंने कहा बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो दोनों मनोवैज्ञानिक आधार पर किए गए जुंग के वर्गीकरण हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें हम सामान्य व्यवहार में भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमने पीछे शारीरिक संरचना की बात की, तो शारीरिक संरचना को तो भी देखा जा सकता है, उसका भी आसानी से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया गया है साथियों, व्यवहार में प्रदर्शित होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार का जब लंबा अध्ययन करते हैं, काफी समय तक उसके अध्ययन व्यवहार को हम नोटिस करते हैं, तो फिर ये बिंदु साफ साफ हमें नजर आते हैं कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति जो है अंतर्मुखी हैं और ये व्यक्ति बहिर्मुखी हैं। लेकिन आगे चल के जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो या तो अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी हो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आवश्यकता होने पर बहिर्मुखी जैसा व्यवहार करते हैं और आवश्यकता नहीं होने पर अंतर्मुखी जैसा व्यवहार करते हैं। दोनों तरह के व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उसमें दोनों का मिक्स पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। तो आगे चल के फिर एक नई कैटेगरी इजाद हुई जिसे अंतर्मुखी बहिर्मुखी के साथ साथ उभयमुखी कहा गया, एम्बिवर्ट उसे कहा गया। साथियों इस प्रकार जुंग का जो क्लासिफिकेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर ही एक और व्यक्ति हैं, एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उनका नाम है साथियों आइजेंक। आइजेंक ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए मनोवैज्ञानिक विचारों के आधार पर, और ये व्यक्तित्व जो हैं द्विध्रुवीय हैं। द्विध्रुवीय हैं, द्विध्रुवीय का मतलब हो गया दो व्यक्तित्व की संरचना को, प्रकार को साथ में मिला के रखा गया है। एक और मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिकों का समूह है जिन्होंने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर विभाजित किया है। दोस्तों उनका नाम है रोजेनमेन और फ्रीडमैन। रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने व्यक्तित्व को टाइप ए और टाइप बी 2 भागों में विभाजित किया। उनका कहना है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा काम के बोझ तले दबे रहने का एहसास करते हैं, वो अधिक ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, अपने हृदय रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिन्हें तुरंत काम करना पसंद होता है, फटाफट चीज़ों को करना चाहते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को उन्होंने कहा टाइप ए, और जो इस तरह के लक्षण नहीं रखते हैं उनको कहा उन्होंने टाइप बी। इस प्रकार टाइप ए और टाइप बी 2 तरह के व्यक्तित्व रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने प्रतिपादित किए, जो मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण था। आगे चल के इसमें थोड़ा और संशोधन हुआ, एक और नया मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने टाइप सी भी इजाद किया। आगे चल के आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने फिर से टाइप डी भी इजाद किया। इस प्रकार टाइप ए बी सी डी ई आगे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व के प्रकारों के रूप में व्यवहार में प्रतिपादित किए गए हैं। तो साथियों चलिए आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा और डिटेल से, जहां पर व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा आधार है
पहला व्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर विभाजित किया है। साथियों, उनका नाम है जुंग। दूसरे व्यक्ति हैं आइजनेक, और इसी में गिलफोर्ड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भी व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण किया है। जुंग ने एक अन्य प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया। प्ररूप विज्ञान का मतलब हो गया टाइप। प्ररूप का मतलब होता है टाइप। हमने पीछे समझा दो तरह के उपागम हैं, एक गुणशील उपागम है, ट्राइट अप्रोच है, दूसरा प्रकार उपागम या टाइप उपागम। तो जो प्रकार उपागम है, जहां पर मुख्य मुख्य प्रकारों में व्यक्तित्व को विभाजित किया गया है, उसे ही कहते हैं प्ररूप विज्ञान। तो जुंग ने एक अन्य प्ररूप विज्ञान प्रस्तावित किया है, जिसमें लोगों को उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो वर्ग में वर्गीकृत किया है। अंतर्मुखी हो गया इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी को हम इंग्लिश में कहेंगे साथियों इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी को हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। तो ये दो मुख्य वर्गीकरण हैं जो जुंग के द्वारा दिए गए। तीसरा जो उभयमुखी है, एम्बिवर्ट है, वो आगे चल के इसमें शामिल किया गया था। तो देखते हैं पहला अंतर्मुखी जो होता है वो किस प्रकार का होता है। देखो नाम से ही थोड़ा समझ में आ रहा है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी जिसका मुख अंदर की तरफ हो, जो इनसाइट अंदर की तरफ देखता हो, जिसका नजरिया खुद में ही सीमित हो, अपने साथ ही हो, अपने विचारों से ही जुड़ा हुआ हो, इस तरह के व्यक्तित्व को हम कहेंगे अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। तो जब इसके नाम से पता लग रहा है तो क्या बात समझ में आती है कि जो अंतर्मुखी होंगे वो अपने तक ही सीमित रहेंगे। जब अपने तक ही सीमित रहेंगे तो आवश्यकता होने पर ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, वरना विचारों को अपने तक सीमित रखेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे। और क्योंकि अपने तक सीमित हैं, दूसरों को विचार शेयर नहीं कर रहे हैं, तो सामाजिक होंगे कि तुलनात्मक कम सामाजिक होंगे? कम सामाजिक होंगे। अगर कम सामाजिक होंगे तो इनके मित्रों की संख्या भी कैसी होगी? कम मित्रों की संख्या होगी। और क्योंकि अकेले रहना इनको पसंद होगा, जब कम मित्र होंगे तो अकेले रहना पसंद करेंगे। जब अकेले रहेंगे तो शांत चित्त होगा, क्योंकि चित्त जो है वो उसमें एक्साइटमेंट कब आता है, वो उद्वेलित कब होता है? जब लोगों के बीच में हम जाते हैं। जब अकेले रहते हैं तो मोस्टली शांत चित्त होता है, और जब शांत चित्त होगा तो सृजनात्मक कार्य होंगे, नई खोजें होंगी, मस्तिष्क कुछ ना कुछ नया करने के लिए आगे से आगे कार्यरत रहेगा। तो साथियों, इस तरह के व्यक्तित्व को कहा जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट, जो जुंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया है। देखते हैं, ऐसे व्यक्ति शांत प्रकृति के होते हैं। शांत प्रकृति का मतलब ये कम गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर उद्वेलित नहीं होते हैं, थोड़ा गहरा इनका स्वभाव होता है, और आवश्यकता होने पर ही विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब फालतू बातें नहीं करते हैं। बहुत सारी बातों के लिए एक दो सेंटेंस में ही काम चलाते हैं। तो ये कम बोलते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, वाचाल प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। अकेले रहना पसंद होता है, अकेले रहेंगे क्योंकि शांत प्रवृत्ति के हैं, कम बोलते हैं, तो कम बोलेंगे तो बाकी लोग कैसे इनके आसपास आएंगे, इसीलिए फिर अकेले रह जाते हैं। लोग किसके पास आते हैं, किसके साथ समूह होता है? जो बहुत बोलता है, जो लोगों की पसंद की बातें करता है, जो लोगों को हंसाता है, खुश रखता है, उसके आसपास लोगों का समूह होता है, उसी के ज़्यादा मित्र होते हैं, तो वही ज़्यादा सामाजिक होता है। लेकिन ये आवश्यकता होने पर ही विचार व्यक्त कर रहे हैं, फालतू बात ही नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, तो नेचुरली क्या होंगे? अकेले भी रहेंगे। उसके अलावा ये रूढ़िवादी तथा पुराने रीति रिवाजों का आदर करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं जो चली आ रही हैं, उनको हमें भी फॉलो करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो रूढ़िवादी होते हैं, इन विचारधाराओं को ये ज़्यादा तुलनात्मक पसंद करते हैं बहिर्मुखी के। संवैगिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। संवैगिक द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? द्वंद्व का मतलब हो गया कॉन्फ्लिक्ट। जब किसी भी चीज को लेकर दो चीजों के बीच संघर्ष चल रहा हो, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, तो दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा है, वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। तो संवेगात्मक द्वंद्व का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करना है, नहीं भी करना, करना है, नहीं भी करना है, तो द्वंद्व चल रहा है, गुस्सा करना है कि नहीं करना है। तो ये होता है संवेगात्मक द्वंद्व। तो इनके अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके चलते ये पलायनवादी होते हैं। पलायनवादी का मतलब क्या हो गया? किसी भी परिस्थिति से दूर चले जाना, किसी भी परिस्थिति से दूर चले जाना कहलाता है पलायनवादी। जैसे मान लीजिए कोई एक घटना है,
कोई बात हो गई जिसके चलते मानसिक रूप से परेशान है ये व्यक्ति, तो मानसिक रूप से परेशान है तो माइंड में टेंशन चल रही है, तनाव बना हुआ है, मानसिक परेशानियां बन रही हैं, तो उस घटना को भूलकर कहीं और अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो गया, हम उस बुरे अनुभवों से छुटकारा पाकर किसी नई परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर रहे हैं। इस तरह की युक्ति को मनोविज्ञान में कहा जाता है पलायन। तो पलायन का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि जगह छोड़कर अन्य जगह जा रहे हैं, जगह की बात नहीं हो रही है। मन मस्तिष्क में किसी घटना की, किसी इवेंट की, किसी बात का जो विचार चल रहा है, जो संरचना है, उससे परे चले जाना, उसको छोड़ देना, किसी नई संरचना के बारे में सोचना, नई घटना के बारे में सोचना, नए विचारों को लेकर आना, यह कहलाता है पलायनवादी व्यवहार। तो इस तरह की प्रवृत्ति इनकी पाई जाती है। शर्मीले होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जब आदमी अकेला रहेगा, फालतू बात ही नहीं करेगा, शांत प्रवृत्ति का होगा तो शर्मिला ही बनेगा ना, इसलिए इनका स्वभाव शर्मिलेपन का होता है। अब ये इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, वो मुख्यतः किन किन प्रोफेशन में आते हैं, कौन कौन से व्यवसायों में शामिल होते हैं दोस्तों? तो मुख्यतः लोग लेखक होते हैं, चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। अब देखो, तीन मुख्य हमने यहां पर माना है। लेखक भी अकेले रहेगा, शांत रहेगा, तब उसके मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे और सृजनात्मकता काम करना शुरू करेगी, तब जाके कहीं वो लिख पाएगा। जो चिंतन होते हैं, थिंकर्स होते हैं, थिंकर्स भी थिंकिंग करेंगे कब, जब वो शांत होंगे, अकेले होंगे, तब उनकी थिंकिंग होगी, तब वो अपने विचार दे पाएंगे, वरना विचार ही नहीं दे पाएंगे। दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर्स, ये भी अकेले रहते हैं, शांत होते हैं, तब जाके ये फिलोसफी की चीज़ों को बाहर डेवलप कर पाते हैं। तो साथियों, इस तरह के व्यक्तित्व जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, जिनके कम दोस्त होते हैं, जो आवश्यकता होने पर ही विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जिनमें संवेगात्मक द्वंद्व होता है, पलायनवादी होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, उनको जुंग ने कहा है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व। चलते हैं जुंग के अगले व्यक्तित्व की ओर दोस्तों, जिसका नाम है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। अब देखो, अंतर्मुखी से थोड़ा अपोजिट सोच के देख लें तो क्या क्या बातें आ सकती हैं। ये आवश्यकता नहीं होने पर भी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ज्यादा वाचाल होते हैं। ये अकेले नहीं रहते, तो समूह में रहना पसंद करते हैं, तो अधिक सामाजिक होते हैं। इनके ज्यादा मित्र होते हैं। ये संवेगात्मक रूप से द्वंद्व वाली स्थिति में नहीं रहते हैं, ये संवेगों को बाहर प्रदर्शित कर देते हैं, तो अधिक क्रोधी हो जाएंगे, अधिक चिंताग्रस्त हो जाएंगे। उसके अलावा ये दोस्तों के साथ रहते हैं तो इनको हंसी मजाक पसंद होता है, सामाजिकता पसंद होती है, ये लोगों में ज्यादा प्रिय होते हैं। इस तरह के लोग कौन होंगे? जैसे नेता का काम क्या है? लोगों से बातें करना, लोगों में अपने विचार प्रेषित करना, लोगों को अपनी बातों में सहमति हासिल करना और आगे चल के अपनी बात को मनवा देना। बस यही तो नेता का गुण है, जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दे, लोग उसकी बात को स्वीकार कर ले, वही सच्चा नेता है। तो नेता जो है, समाज सेवक जो होते हैं, वो इस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं। देखते हैं एक बार एक्सट्रोवर्ट। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक बोलते हैं, वाचाल होते हैं। क्या होते हैं साहब? वाचाल होते हैं और आवश्यकता नहीं हो तो भी अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक तथा बहिर्गामी होते हैं, सामाजिक होते हैं क्योंकि इनके अधिक मित्र होते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो समाज की गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं। बहिर्गामी होते हैं, बहिर्गामी का मतलब हो गया अपने विचार सबके सामने प्रकट करते हैं, दूसरों की बातों को भी सुनते हैं, समझते हैं, तो ये बहिर्गामी हो गया। क्रोधी स्वभाव के होते हैं। क्रोधी स्वभाव के क्यों होंगे? क्योंकि ये पलायन नहीं करते हैं परिस्थितियों से, संवेगों पे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो मान लीजिए क्रोध आया तो उसको बाहर प्रकट कर दिया, इसलिए क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तथा यथार्थवादी होते हैं। कैसे होते हैं? यथार्थवादी, यथार्थ पे विश्वास करते हैं, करंट मूर्त चीजों पर या वास्तविक जो धरातल पे उन्हीं पे विश्वास करते हैं। फिलोसफी पर विश्वास नहीं करते हैं, विचारों पर विश्वास नहीं करते हैं। आदर्शवादिता तुलनात्मक इनमें कम होती है अंतर्मुखी की तुलना में। ऐसे व्यक्तियों के अत्यधिक मित्र होते हैं, होंगे ही, स्वाभाविक है, जब बोल रहे हैं, समाज में उठते बैठते हैं तो अधिक मित्र होंगे ही, सही ना। अब ऐसे जो लोग होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं? राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन, अभिनेता होते हैं, शिक्षक होते हैं, ठीक है। इस तरह के व्यक्ति जो हैं समाज सेवक भी होते हैं। तो ये सारे जो व्यक्ति होते हैं जिनको हम बहिर्मुखी कहेंगे, ये अंतर्मुखी की तुलना में थोड़े अपोजिट होते हैं या विपरीत होते हैं साथियों। अब आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रकार हमारा उभयमुखी। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जुंग के द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार दिए गए हैं।
आंसर में होता है 2, 3, 4, 5। तो आपको कितने करने हैं? आपको करने हैं 2, क्योंकि जुंग ने मुख्य रूप से 2 भागों में ही व्यक्तित्व को विभाजित किया है। आपसे पूछे जुंग के द्वारा प्रतिपादित कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, और वहां पर ऑप्शन हो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, केवल 3 ही हो, या और चौथा आंसर हो उक्त तीनों। अब आंसर क्या करेंगे आप? उक्त तीनों तो कर नहीं सकते हैं, अंतर्मुखी कर नहीं सकते हैं, बहिर्मुखी कर नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? उभयमुखी हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जुंग ने केवल 2 ही भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया है, 2 ही प्रकार का व्यक्तित्व जुंग ने प्रतिपादित किया है। लेकिन आगे चल के आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई सारे के सारे लोग तो 2 ही प्रकार के नहीं हो सकते ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आवश्यकता होने पर बहिर्मुखी प्रवृत्तियां प्रदर्शित करते हैं और आवश्यकता होने पर अंतर्मुखी प्रवृत्तियां भी प्रदर्शित करते हैं। उनके व्यवहार में दोनों तरह के गुण और क्षमताएं झलकती हैं। तो फिर क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे दोनों का मिश्रण, दोनों का मिक्स, जो दोनों में पाया जाता है, और उसका नाम रखा उभयमुखी, एम्बिवर्ट। तो यह है आपका उभयमुखी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने युंग के इन 2 प्रकारों की आलोचना की और इन लोगों ने कहा कि सभी लोग इन दोनों में किसी एक श्रेणी में आए ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने इन दोनों श्रेणियों के गुण पाए जाते हैं, फलस्वरूप एक परिस्थिति में भी बहिर्मुखी के रूप में व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या कह दिया साहब? उभयमुखी कह दिया, एम्बिवर्ट कह दिया। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर कि आपको आंसर क्या करना है। प्राथमिकता देनी है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को, ठीक है। इन्होंने आलोचना की, इसीलिए फिर उभयमुखी का कॉन्सेप्ट हमारे व्यक्तित्व के वर्गीकरण में शामिल किया गया। तो साथियों, ये हुआ युंग का वर्गीकरण, जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण में अगले व्यक्ति के वर्गीकरण की ओर साथियों, जिनका नाम है आइजेंक। आइजेंक ने भी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है पर्सनालिटी का। देखो इन्होंने क्या किया है, 3 प्रकार का व्यक्तित्व माना है। कितने प्रकार का साथियों? 3 प्रकार का व्यक्तित्व माना है। और यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये द्विध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विध्रुवीय का मतलब हो गया जहां पर 2 चीजों को साथ में रखा जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार दिया है साथियों अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। मतलब क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी भी होते हैं तथा बहिर्मुखी भी होते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के आधार पर एक वर्गीकरण हो गया, तो ये इनको नाम दे दिया। ऐसे ही दूसरा स्नायु विकृति, स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो न्यूरोटिज्म भी होते हैं और स्टेबिलिटी भी होती है, दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी कौन सी? मनोविकृति तथा सुपर ईगो की क्रियाएं। तो साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो एक्टिविटीज, सुपर ईगो फंक्शन का व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार हो गया। यहां पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आइजेंक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर विभाजित किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक आधार पर, पहला बिंदु। दूसरा क्या ध्यान रखना है, कितने भागों में विभाजित किया? तो 3 प्रकार में। किस तरह का था? तो द्विध्रुवीय था। क्या क्या नाम है? तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, बस इससे ज्यादा यहां पर आपको डेप्थ में नहीं जाना, रीट में इतना ही कवर करता है। साथियों, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का अगला वर्गीकरण आता है रोजेनमेन और फ्रीडमैन का। रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने टाइप ए और टाइप बी 2 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया है। एक बार समझते हैं कौन सा टाइप ए है, कौन सा टाइप बी है। साथियों, ये जो क्लासिफिकेशन है ये करंट क्लासिफिकेशन है, आधुनिक वर्गीकरण है। आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक आधारित वर्गीकरण आधुनिक है, नवीनतम है, ऑप्शन में हो आपके जुंग का वर्गीकरण, आइजेंक का वर्गीकरण और रोजेनमेन फ्रीडमैन का वर्गीकरण, तो आंसर क्या हो जाएगा? रोजेनमेन और फ्रीडमैन का जो वर्गीकरण है वो तुलनात्मक सबसे बाद का है। पुराना पूछे, प्राचीनतम पूछे तो जुंग का वर्गीकरण आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है सर। अब देखते हैं रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने कितने भागों में विभाजित किया। तो उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, एक कौन सा? टाइप ए और दूसरा टाइप बी। तो आपको ध्यान रखना है टाइप ए और टाइप बी कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। ठीक है।
इन दोनों शोधकर्ताओं ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए इन प्रारूपों की खोज की। यह भी ध्यान रखना है, क्या आधार था इनका? मनोसामाजिक जोखिम। मनोसामाजिक जोखिम, साइको सोशल रिस्क जो है उसके आधार पे अपना वर्गीकरण किया। टाइप ए और टाइप बी जो दिया वो मनोसामाजिक जोखिम के आधार पे दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर क्या हुई याद रखने की बात, आधुनिक वर्गीकरण किसका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोजेनमेन और फ्रीडमैन का। कितने भागों में बांटा प्रारंभ में? तो प्रारंभ में केवल 2 भागों में बांटा था, टाइप ए और टाइप बी। आधार क्या था मनोवैज्ञानिक के अलावा? मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक जो जोखिम है उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। देखते हैं टाइप ए। टाइप ए किन लोगों को कहा इन्होंने? उन लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है। ऐसे लोग जिनमें हाई लेवल का मोटिवेशन होता है उनको इन्होंने कहा है टाइप ए वाले व्यक्तित्व। हाई लेवल के मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? उच्च अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया? ये जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा अभिप्रेरित होते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। रीट को लेके मान लो पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना हाई मोटिवेटेड होंगे कि बस रीट चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे रीट पास करनी ही करनी है। रोजाना उठ के शेड्यूल बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, ऐप को कई बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लगातार मोटिवेशन में रहते हैं। इसीलिए इनका जो मोटिवेशन लेवल होता है बहुत हाई लेवल का होता है। और सही बताऊं, सबसे बड़ी सफलता भी हाई लेवल के मोटिवेशन वाले व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं साथियों। तो कैसा हो गया? उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा हो गई। अब क्योंकि हाई मोटिवेशन है, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा है, बहुत ज्यादा अभिप्रेरित है, तो क्या होगा? धैर्य की कमी होगी। क्योंकि धैर्य रखेंगे तो फिर मोटिवेशन हल्का पड़ जाएगा, लूज हो जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन लगातार बना हुआ है तो लगातार काम करना चाहते हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए धैर्य की कमी हो जाएगी। और जब लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इनको क्या होगा? समय की कमी का अनुभव होगा। समय की कमी का अनुभव होगा। इनको लगेगा कि मैंने जितना काम किया है मैं थोड़ा और करता, अगर और समय होता, मैंने आज जो काम किया मैं इसको और बेटर कर सकता था अगर अभी शाम नहीं हो जाती या फिर आज सोने का समय नहीं हो जाता। तो ऐसा इनको लगता है कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे और कुछ आगे जाना है, लेकिन समय की कमी है। इस तरह का भाव इन व्यक्तियों में बनता रहता है। ऐसे लोगों को रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने टाइप ए व्यक्तित्व की संज्ञा दी। चलते हैं दूसरी बात, उतावलापन होता है। उतावलेपन का मतलब होता है कि फटाफट काम को करना चाहते हैं। उतावलापन होता है। क्यों होता है? क्योंकि समय की कमी का इनको आभास हो रहा है। समय की कमी का आभास हो रहा है, इसीलिए उतावलापन होता है। और कार्य के बोझ के नीचे हमेशा लदे रहने का इनको अनुभव होता है। क्योंकि अभी आपने देखा समय कम पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है। समय कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इनमें उच्च अभिप्रेरणा है, तुरंत काम को पूरा करना है। इसीलिए इनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, पूरे दिन काम करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता है और समय कम पड़ जाता है। तो ऐसा इनको लगातार आभास होता रहता है, काम के तले दबे होने का अनुभव ये लगातार करते रहते हैं। कौन सी टाइप के हो गए? टाइप ए की बात कर रहे हैं। किसने दिया वर्गीकरण? रोजेनमेन और फ्रीडमैन ने दिया। आगे बात करें अगली विशेषता की। ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जो बड़े आराम तलब होते हैं, मस्त मौला होते हैं, बोलते हैं होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, हो ही रहा है ना, कर लेंगे, कर तो रहे, पढ़ तो रहे, ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत, अभी तो बहुत दूर है रीट। तो ऐसे लोग होते हैं वो बड़ी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। बड़ी सफलता वो प्राप्त करते हैं जो मंद गति से काम करना पसंद नहीं करते हैं और फटाफट कामों को पूरा करना चाहते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? निश्चिंत होकर मंद गति से काम करना इनको पसंद नहीं होता, इसलिए उसमें इनको कठिनाई का एहसास होता है। किनकी बात कर रहे हैं? टाइप ए की बात कर रहे हैं साथियों। एक और देखिए विशेषता, टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर, अति रक्तदान का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, और कोरोनरी हृदय रोग, कोरोनरी हार्ट डिजीज शॉर्ट फॉर्म होती हैं CHD के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अब क्योंकि ये जो लोग हैं उच्च अभिप्रेरणा वाले हैं, उतावलापन में पाया जाता है, काम को फटाफट पूरा करना चाहते हैं, लगातार काम करना इनको पसंद होता है, तो इसके चलते क्या होता है, इनका जो ब्लड प्रेशर है, देखो शरीर की संरचना का, शरीर की एक्टिविटी का, शरीर की फंक्शनिंग का बहुत गहरा संबंध होता है हमारे मस्तिष्क के साथ।
हम जिस तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में बनता है वो सीधा रिफ्लेक्ट होता है हमारे शरीर पर। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को बहुत तेज क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने की स्थिति में उसकी पूरी बॉडी जो है वो कांपने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पैर जो है उसमें कपकपी आ जाती है, पसीना छूट जाता है। तो क्रोध आया कहां पर? मस्तिष्क में। अनुभूति कहां पर हुई? मस्तिष्क में हुई। लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स है वो कहां दिख रहा है? आपको शरीर में दिखाई दे रहा है। तो मस्तिष्क की जो फंक्शनिंग है, मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, वहां जो संवेग बन रहे हैं, वहां जो प्रक्रियाएं चल रही है, वो कहीं ना कहीं बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट होती हैं, शरीर पर भी उसका प्रभाव नजर आता है साथियों। तो ये जो लोग हैं जो तुरंत काम करना चाहते हैं, फटाफट काम करना चाहते हैं, काम के तले दबे होने का अनुभव करते रहते हैं, फटाफट काम करने के चक्कर में समय भी इनको कम लगता है, मंद गति से निश्चिंत होकर काम करना इनको पसंद ही नहीं होता है, ये तो फटाफट काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब इनके मस्तिष्क में चलता रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो भी तेज हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थिति इनमें पाई जाती है। ठीक है। उसके अलावा हार्ट के साथ भी इसका प्रभाव बनता है। हृदय जो है, हार्ट बीट जो है, कभी आपने देखा होगा जब आप बहुत डर जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत गुस्सा होता है तो भी धड़कन बढ़ जाती है। हार्ट का कनेक्शन भी मस्तिष्क की फंक्शनिंग के साथ काफी कम्युनिकेट होता है। तो हृदय से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसके प्रति भी ये बहुत संवेदनशील होते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब के प्रति भी ये बहुत संवेदनशील होते हैं। कौन? टाइप ए वाले व्यक्तित्व। एक और विशेषता की बात करें, इस प्रकार के लोगों में कभी कभी CHD के विकसित होने का खतरा उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और धूम्रपान से उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए, अब क्योंकि ये सब चीजें मस्तिष्क में चल रही हैं तो इसका प्रभाव भी बॉडी में दिखेगा, तो इसके चलते इनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। जो आपका CHD है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हैं, इसके प्रभाव भी इनकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, ये भी बीमारी, ये समस्या भी इनके मस्तिष्क में दिखाई दे सकती हैं। और धूम्रपान से उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा अधिक होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी इनमें दिखाई दे सकती हैं। उसके अलावा धूम्रपान से जो उत्पन्न होती हैं समस्याएं, वो भी इनमें दिखाई दे सकती हैं, प्रकट हो सकती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके प्रभाव ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? इसलिए दिख रहे हैं कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, इनका जो सोचना है, विचारना है, किसी भी काम के प्रति जो नजरिया है, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, जिसके चलते बॉडी में भी ये प्रभाव रिफ्लेक्ट होते हैं साथियों। तो ये हो गया रोजेनमैन और फ्रीडमैन के द्वारा मनोसामाजिक संरचना के आधार पर, मनोसामाजिक प्रकृति के आधार पर किए गए वर्गीकरण का टाइप ए प्रारूप। बात करते हैं साथियों टाइप बी की। तो रोजेनमैन और फ्रीडमैन जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि टाइप ए के विपरीत जो लक्षण होते हैं वो टाइप बी में होते हैं। तो टाइप बी व्यक्तित्व कैसा हो गया? टाइप बी व्यक्तित्व ए के विपरीत हो गया। जैसे हम बात करें तो टाइप ए में क्या था? वो काम के तले दबे होने का बोझ अनुभव करते हैं। तो टाइप बी कैसे होंगे? ये काम के तले दबे होने का बोझ अनुभव नहीं करते हैं, इनको लगता है हमारा काम पूरा हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। टाइप ए जो है उनको लगता है कि मंद गति से निश्चिंत होकर काम नहीं करना चाहिए। तो टाइप बी वाले क्या सोचेंगे कि आराम से काम करो, क्या फर्क पड़ रहा है, कहां जाना है, क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, इस तरह के इनके स्टेटमेंट होते हैं। तो फिर ये निश्चिंत होकर मंद गति से काम करते हैं। टाइप ए वाले जो हैं उनको समय कम लगता है, इनको खूब समय लगता है, समय खत्म नहीं होता, समय पास नहीं होता, टाइम ही पास नहीं होता। तो ये टाइप ए के जितने भी लक्षण हमने पढ़े, जितने भी गुण हमने पढ़े, जितने भी ट्रेड्स हमने समझे साथियों, उसके विपरीत जो है वो टाइप बी होता है। तो ये हो गया हमारा टाइप बी, रोजेनमैन और फ्रीडमैन का। इसके विपरीत व्यक्तित्व जो टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव में के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्तित्व के इन प्रारूप विज्ञान को आगे भी विस्तारित रूप प्राप्त हुआ या आगे भी विस्तारित किया गया। प्रारूप विज्ञान फिर से वही आपका टाइप हो गया, मैंने कहा था पीछे आपको। तो जो टाइप्स के आधार पे व्यक्तित्व को विभाजित किया है उसको कहते हैं प्रारूप विज्ञान। तो प्रारूप विज्ञान टाइप ए और टाइप बी के बाद भी आगे बढ़ा, यहीं तक ये क्लासिफिकेशन रुका नहीं। आगे किसने बढ़ाया, किसने कहा? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है मोरिस।
मोरिस जो हैं वो ऐसे मोरिस जो हैं ये हमारे वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने रोजेनमैन और फ्रीडमैन के द्वारा व्यक्तित्व को टाइप ए और टाइप बी में बांटा, उसके साथ टाइप सी को जोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि रोजेनमैन और फ्रीडमैन के व्यक्तित्व विभाजन को आगे किसने बढ़ाया, तो आंसर क्या होगा, मोरिस ने बढ़ाया। टाइप सी किसने जोड़ा, तो आंसर क्या होगा, मोरिस ने जोड़ा। नवीनतम वर्गीकरण को ऐड किसने किया, शामिल किसने किया, तो आंसर क्या होगा, टाइप सी हो जाएगा। और किसने किया, मोरिस ने किया। देखो क्या है टाइप सी। मोरिस ने एक टाइप सी व्यक्तित्व को सुझाया है जो कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होता है। इसको याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले के क्लासिफिकेशन है वो तो कॉमन है, लेकिन ये नवीन क्लासिफिकेशन है, नवीन वर्गीकरण है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, पीछे वाले तो याद रखने ही हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा याद रखना है। टाइप सी किसने दिया, और नवीनतम जो है वो कौन सा टाइप है, किस पर आधारित है, तो आंसर क्या होगा, कैंसर जैसे रोग के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। टाइप ए जो है वो किसके प्रति संवेदनशील थे, उच्च रक्तचाप के प्रति, उच्च कोलेस्ट्रॉल के प्रति, हृदय संबंधी विकारों के प्रति थे। लेकिन सी कौन सा हो गया, कैंसर संबंधी। याद कैसे रखना है, टाइप सी से कैंसर, ठीक है। और मोरिस ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग सहयोगशील, विनीत और धैर्यवान होते हैं। ये अगली विशेषता है जो मोरिस ने दी है टाइप सी में। कैसे होते हैं भाई, ये व्यक्तित्व सहयोगशील होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। विनीत का मतलब होता है ये दूसरों के द्वारा इनके लिए कोई काम किया जाता है उसको स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं और एहसानमंद होने का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हर काम को बड़े ठीक तरीके से पेश करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से बड़ी शालीनता से पेश आते हैं। इस तरह के व्यवहार के, इस तरह के नजरिए को कहा जाता है विनीत। और धैर्यवान, पैसेंस होता है इनमें, धैर्य होता है इनमें, अधैर्यता, फटाफट काम करने वाली प्रवृत्ति नहीं होती, धैर्यवान होते हैं, ठीक है सर। तो ध्यान क्या रखना है, टाइप सी किसने दिया, मोरिस ने दिया। किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, कैंसर के प्रति होते हैं। किस तरह के गुण में पाए जाते हैं, तो ये विनीत होंगे, धैर्यवान होंगे, सहनशील होंगे, सहयोगशील होंगे, ये गुण इनमें पाए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेगों जैसे क्रोध का दमन करने वाले और आप्त व्यक्तियों के प्रति आज्ञा पालन का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। अन्य व्यक्तियों के प्रति, यह करेक्शन है, अन्य व्यक्तियों के प्रति क्या होते हैं, आज्ञा पालन का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। जो मोरिस का टाइप सी है उसकी और क्या विशेषता है, निषेधात्मक संवेग। निषेधात्मक हो गया निगेटिव, नकारात्मक। ऐसे संवेग जो हमें दुख प्रदान करते हैं, जिनके बनने से दुख, परेशानी, पीड़ा, पलायन जैसी अनुभूतियां होती हैं, जैसी युक्तियां मस्तिष्क बनाता है, ऐसे संवेगों को कहते हैं निषेधात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक। जैसे क्रोध है, दुख है, ईर्ष्या है, ये सारे नेगेटिव संवेग होते हैं। तो इनका दमन करने वाले होते हैं। दमन करेंगे तो क्या करेंगे साहब, जो सकारात्मक संवेग होते हैं, पॉजिटिव संवेग होते हैं, उनका तो पोषण करते हैं, उनको तो आगे लाते हैं, और जो नकारात्मक है उनका दमन करते हैं, उनको दबाते हैं या फिर उनको किसी भी तरीके से मस्तिष्क से दूर करने का प्रयास करते हैं। अन्य व्यक्तियों के प्रति आज्ञा पालन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि विनीत मैंने समझाया था आपको, विनीत समझाया था मैंने, सहयोगशील भी समझाया था। तो जो व्यक्ति सहयोग करने का नजरिया रखता है, जो व्यक्ति विनीत है, एहसानमंद होने की भावना दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है, वह दूसरों की आज्ञा पालन में भी रुचि दिखाता है, उसका व्यवहार आज्ञा पालन जैसा भी प्रतीत होता है। तो साथियों ये हो गया हमारा टाइप सी। अब उसके बाद एक और टाइप इसमें शामिल किया गया जिसका नाम है टाइप डी। हाल ही में टाइप डी व्यक्तित्व का सुझाव भी दिया गया है, और इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है। प्रवणता का मतलब होता है रुझान, रुझान होता है, इसको हम ढलान भी कहते हैं। ये प्रवणता का मीनिंग समझ रहे हैं आप। तो जो टाइप डी है उनमें क्या है विशेषता, वो अवसाद के प्रति,
अवसाद क्या होता है? अवसाद होता है स्ट्रेस, मानसिक परेशानी। जब व्यक्ति अवसाद से गिर जाता है, तनाव दबाव में होता है, स्ट्रेस भरा होता है, तो वह मनोदशा कहलाती है अवसाद। तो जो टाइप डी है वो अवसाद के प्रति प्रणव होते हैं, उस तरफ उनका रुझान होता है, उस तरफ उनका झुकाव होता है, अवसाद की तरफ जाने वाले होते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप। अब देखो आपको याद कैसे रखना है। टाइप ए जो थे अगर हम उनकी विकारों के साथ जोड़ के देखें तो टाइप ए जो थे वो हृदय रोग, उच्च रक्तदाब, उच्च कोलेस्ट्रॉल, ठीक। टाइप बी जो थे इनके विपरीत हो गए। टाइप सी से कैंसर, टाइप डी से अवसाद हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो अवसाद की तरफ रुझान वाले, झुकाव वाले, उस तरफ उसको आकर्षित करने वाले व्यक्ति तो होते हैं जिनको टाइप डी कहा गया है। तो साथियों ये हो गया रोजेनमैन और फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जो प्ररूप आधार पर, प्ररूप विज्ञान पर निर्धारित किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक आधार पर तय किया गया है साथियों। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने जाना व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जिसमें किस किस को हमने समझा दोस्तों। हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले जाना जुंग के वर्गीकरण को, जहां पर जुंग ने व्यक्तित्व को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। आगे चल के मनोवैज्ञानिकों ने इसका आलोचना की और तीसरा शामिल हुआ उभयमुखी। तो व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में बांट दिया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। लेकिन जुंग के केवल 2 ही हैं, शुरुआती 2 ही हैं। उसके बाद हमने जाना आइजेंक का। आइजेंक ने द्विध्रुवीय वर्गीकरण किया है, जहां पर 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटने की कोशिश की है। उसके बाद हमने जाना रोजेनमैन और फ्रीडमैन का व्यक्तित्व विभाजन, व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जहां हमने क्या देखा कि रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने टाइप ए और टाइप बी 2 तरह के व्यक्तित्व दिए। आगे चल के मोरिस ने इसी में टाइप सी को जोड़ दिया, और आगे चल के आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने हाल ही में टाइप डी को भी जोड़ दिया। तो साथियों इस तरीके से मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के आधार पर, मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जिसको हमने जाना और समझा। इसी के साथ हम आज के सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम बात करेंगे शील गुणों पर आधारित व्यक्तित्व के वर्गीकरण की, जहां हम बात करेंगे केटल की, जहां हम बात करेंगे आलपोर्ट की और अन्य मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व वर्गीकरण की। तब तक के लिए नमस्कार।